जयंतीलाल भंडारी जी का एक आर्टिकल है, निर्यात लक्ष्य की चुनौतियां। पिछले कुछ समय पिछले कुछ समय में निर्यात बढ़ने के संकेत मिले हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिहाज से यह राहत की बात है, लेकिन निर्यात के मोर्चे पर दो बड़ी चुनौतियां कायम हैं। पहली तो यही कि वित्त वर्ष 2021-22 में 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करना, और दूसरी वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक निर्यात में भारत की स्थिति अभी कमज़ोर बनी हुई है। कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। निर्यात से संबंधित वैश्विक रिपोर्ट में बार बार कहा जाता रहा है कि भारत के निर्यात परिदृश्य पर गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक स्तर के घरेलू विनिर्माण की कमी बनी हुई है। परिवहन और आपूर्ति असंबंधी समस्याएं भी बनी हुई हैं। केंद्र व राज्य द्वारा निर्यातकों के लिए समन्वित रूप से काम करने का अभाव है। भारतीय उत्पादों के लिए राष्ट्रीय बाजार का विस्तार की समस्या है। आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना उत्पादन पर आधारित है। प्रोत्साहन योजना के कारगर क्रियान्वयन की कमी है। निर्यात के आधुनिक उत्पादों की पहचान का भी संकट बना हुआ है। इन विभिन्न निर्यात की चुनौतियां देश के निर्यात की चुनौतियों के बीच देश के निर्यात को गतिशील करने का अहम जरूरी दिखाई दे रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल में भारत में उत्पादों का निर्यात 33.14 डॉलर रहा है, जो पिछले साल 2020 की अवधि की तुलना में 45% अलग है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से अगस्त के दौरान भारत में 163.67 अरब डॉलर रहा, जो एक साल के पहले की समान अवधि की तुलना में 66.92% अधिक है। 2019 की समान अवधि की तुलना में 22.93% अधिक है। लगातार 5 महीने से निर्यात में बढ़ोतरी न सिर्फ बेहतर अर्थव्यवस्था का संकेत दे रही है, अपितु यह निर्यात में स्थिति का भी प्रतीक है। पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, दवा और रत्न व आभूषण के क्षेत्र में मांग ज़्यादा होने की वजह निर्यात में बड़ी तेज़ी आई है। तो इन जो ऊपर हम पढ़े हैं सारी तेज़ी जो है पिछले 5 महीने में, उसका रीज़न क्या है कि पेट्रोल उत्पादन, इंजीनियरिंग सामान, दवा में वैक्सीनेशन का जो दवाई है वो क्षेत्र, रत्न व आभूषण क्षेत्र में मांग ज़्यादा होने की वजह से तेज़ी आई है। गौरतलब है कि मेक इन इंडिया, जो कि 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लागू किया था। 25 सितंबर इसलिए क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय का जन्म इसी समय हुआ था, और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रेजिलियंस को लाना है। और मेक इन इंडिया किस क्षेत्र में काम करता है, तो उद्योग वाले क्षेत्र में काम करता है, द्वितीयक सेक्टर में। मेक इन इंडिया मतलब कि भारत में आइए और यहाँ पर बनाइए, मतलब कि भारत में बनाइए, यानी यहाँ पे असेंबल कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये सारी चीज़ मेक इन इंडिया के लक्ष्य हैं। और
इसी के साथ में जैसे जनधन योजना भी आया था, तो वो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था, जिसका ध्येय था वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। खैर इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लाया गया था को। तो गौरतलब है कि मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI जिसको बोलते हैं, प्रोडक्शन इंसेंटिव, प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव जिसको बोल सकते हैं, योजना से निर्यात में बढ़ोतरी होने लगी है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मेक इन इंडिया, भारत में आइए, यहाँ पर बनाइए। और क्यों आएगा कोई बनाने के लिए, क्योंकि उसको PLI मिलेगा। PLI मतलब कि आप जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस क्षेत्र में अगर हम और अच्छा काम करें, हालांकि इसमें विस्तार किया जा रहा है, लेकिन इसमें अगर काम करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेंगी और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा और ओवरऑल GDP पर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उदाहरण के लिए 1 साल पहले देश 8 अरब डॉलर मूल्य के मोबाइल फ़ोन का आयात करता था। देखिए 8 अरब डॉलर के मूल्य के बराबर मोबाइल फ़ोन का इंपोर्ट करता था। अब 3 अरब डॉलर के मोबाइल फ़ोन का निर्यात कर रहा है। सोचिए 8 अरब डॉलर का आयात करता था, अभी क्या हो गया है कि 3 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है, यानी कि वो 8 जो है पट गया, 3 बढ़ गया, 8 3 11 अरब डॉलर का जो है एक मतलब खाई जो है वो पट गया। इसके पीछे कारण क्या है, एक कारण, बहुत सारे कारणों में से एक कारण है PLI भी। यदि वर्तमान निर्यात परिदृश्य पर नज़र डालें तो पाते हैं कि अमेरिका, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात सहित दुनिया के विभिन्न विकसित और विकासशील देशों का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा है। कहाँ, अमेरिका, यूरोप और UAE, इनका एक्सपोर्ट जो है बढ़ रहा है। क्यों, तो इसके पीछे भी कारण यही हो सकता है, PLI वगैरह। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि कोरोना काल में जब दुनिया के कई खाद्य निर्यातक देश जैसे कि इंडिया जो है वो खाद्य का निर्यात करता है, अमेरिका भी खाद्य का निर्यात करता ही है, क्योंकि छोटा सा देश है, जनसंख्या कम है, 35 करोड़ 40 करोड़ की आबादी है और भारत से करीब 4 गुना 5 गुना बड़ा है। तो अमेरिका को भी हम मान सकते हैं कि वो खाद्य का निर्यातक देश है। तो जब दुनिया के कई खाद्य निर्यातक देश जैसे कि इंडिया, अमेरिका, ये सारे महामारी के व्यवधान के कारण कृषि पदार्थ का निर्यात करने में पिछड़ गए थे, तब भारत ने इस अवसर का दोहन करके कृषि निर्यात बढ़ा लिया। यानी इस समय हमारा जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो GDP ग्रोथ था वो -39% चला गया था, जो कि आज तक के इतिहास का सबसे निम्नतम था। लेकिन उस स्थिति में भी हमारा जो कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी था, कृषि क्षेत्र में ओवरऑल जो ग्रोथ था वो पॉजिटिव में था। बाकी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो घाटे में जा रहे थे, लेकिन कृषि उस समय में भी पॉजिटिव में जा रहा था। तो उसका फ़ायदा भारत ने उठाया। अफ़गानिस्तान और अन्य देशों को जो है कभी कभी मुफ्त में भी चीज़ें, जो खाद्य सामग्री हैं, प्रोवाइड की। इसमें कोई दो मत नहीं कि कोरोना काल में दुनिया के विभिन्न देशों में दिए गए प्रोत्साहन पैकेजों और दुनिया में बाज़ारों के तेज़ी से पटरी पर आने से विभिन्न उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यानी जैसे जैसे चीज़ें ठीक होंगी वैसे वैसे जो है अर्थव्यवस्था ठीक होगी। अमेरिका में दिए गए विभिन्न प्रोत्साहन पैकेज, देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं सारे, अमेरिका में दिए गए विभिन्न प्रोत्साहन पैकेज और उसके सकल घरेलू उत्पाद के 27% के बराबर हो गए हैं। यानी अमेरिका में वहाँ के कुल GDP का 27% जो है PLI जैसा कुछ स्कीम लगा करके प्रोत्साहन देते हैं कि आप उत्पादन कीजिए, उस पर आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो वहाँ के कुल GDP का 27%। विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था में 5.6% की दर से बढ़ेगी। यानी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो 5.5% से ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ऐसा मानना है किसका, जो है विश्व बैंक का ऐसा मानना है। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक विश्व अर्थव्यवस्था 6.4%, अमेरिकी अर्थव्यवस्था 5.9%, यूरो अर्थव्यवस्था 5% और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 5.3% की दर से बढ़ सकती है। यानी ओवरऑल देखें तो 5.5% जो है उसका ग्रोथ हो सकता है, ऐसा विश्व बैंक का मानना है। इससे भारत से होने वाले निर्यात को भी गति मिलेगी। भारत, अब देखिए यहाँ पे इतने पैरा में क्या मिला, केवल एक चीज़ ये कि विभिन्न देशों ने, खास करके अमेरिका ने कैसे PLI स्कीम को लॉन्च किया और वो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा पा रहे हैं। भारत से निर्यात में तेज़ी आने के कई और कारण भी हैं।
क्या कारण है? संक्रमण की दूसरी लहर के बीच विनिर्माण यानी कि सेकेंडरी सेक्टर क्षेत्र को पूर्णबंदी से बाहर रखने के कारण उत्पादन में गतिरोध नहीं आया। कुल मिलाकर के जब कोरोना बढ़ रहा था तो विनिर्माण क्षेत्र को पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं किया गया था। देश में कारपोरेट कर की दरों को घटाया गया। कारपोरेट टैक्स आपको पता है कि बहुत तगड़ा घटा दिया था। उससे सरकार के ऊपर करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है उसके ऊपर भार पड़ता। इतना कारपोरेट टैक्स को घटा दिए थे हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो इससे क्या हुआ? कारपोरेट टैक्स घटेगा यानी कि आपके उत्पादन पे जो है जो कारपोरेट टैक्स से कम देना पड़ेगा, तो लोग ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करेंगे। तो कारपोरेट टैक्स को कम करना, पीएलआई स्कीम को लाना, ये सब कुछ उपाय हो सकते हैं कि देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। कई अहम क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं ने पहली बार कच्चे माल के बजाय प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया है, कि कच्चा माल नहीं, प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया है। श्रम कानूनों को सरल किया है, तो ये भी एक उपाय हो सकता है कि श्रम कानूनों को सरल बनाया जाए, पीएलआई स्कीम को लाया जाए, कारपोरेट टैक्स को कम किया जाए। ये सब उपाय हैं। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा को सुधारा गया। पहले क्या था कि बहुत उसका जो लिमिट था कि आप मतलब अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि मतलब जैसे माइक्रो इंडस्ट्री क्या होगा, मिडिल इंडस्ट्री क्या होगा, मीडियम इंडस्ट्री क्या होगा और स्मॉल इंडस्ट्री क्या होगा। इन सब की एक परिभाषा होती है कि इतने करोड़ या इतने लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको इस श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन उसकी परिभाषा को सुधारा गया था लॉकडाउन के समय में ही, यानी उसकी राशि को बढ़ा दिया गया था। राशि को बढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ होगा कि जैसे पहले 1 करोड़ की राशि वाला, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की राशि वाला कोई इंडस्ट्री को स्मॉल इंडस्ट्री माना जाता था, तो अभी उसकी राशि को यदि 1.25 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि आप 1.25 करोड़ तक भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, तब भी आपको स्मॉल ही माना जाएगा। ये एग्जाम्पल में है, उसकी एग्जैक्ट राशि क्या है वो देखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ उपाय हो सकते हैं। एमएसएमई की परिभाषा को सुधारा गया था ताकि कई मध्यम आकार की इकाइयों को भी एमएसएमई का लाभ मिले। इन कदमों से घरेलू उद्योग का आकार बढ़ने में मदद मिली और निर्यात भी बढ़े। विदेशी कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, जिसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, से जुड़े नियमों को उदार बनाने के लिए भारत में परिचालन शुरू करने और यहाँ से दूसरे देशों में निर्यात बढ़ाने में मदद मिले। कुल मिलाकर के जो एफडीआई है उससे जुड़े नियम को थोड़ा सा सरल बनाया गया। ढांचागत व्यवस्था में किए गए सुधार से भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने में मदद मिली और भारत में सामान बनाने वाले निर्यातकों के लिए सस्ते श्रम की तलाश में देश के दूर दराज के भागों तक पहुंचने में सरलता हुई। यानी और क्या उपाय किया गया? ढांचागत व्यवस्था में सुधार किया गया ताकि जो पूरा वर्ल्ड का जो एक चैन, सप्लाई चैन है, उसमें उसको आसानी हो। तो ढांचागत व्यवस्था जैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर मजबूत किया जाएगा तभी चीज़ें आराम से जो है गतिशील हो पाएंगी, ट्रैवल कर पाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है कम पड़ेगा और सस्ते श्रम प्रोवाइड किए गए। इससे दुनिया भर में यह धारणा भी मजबूत बनी कि भारतीय उत्पाद निर्यात के लिहाज से एक बढ़िया ठिकाना है। तो ये सब कुछ उपाय थे जो भारत ने किए और फ़ायदा मिले। अर्थव्यवस्था में निर्यात की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा। उद्योगों के लिए बिजली की लागत में कमी, ये सब उपाय हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट नोट करने से ये होता है कभी कभी प्रश्न की उपाय के तौर पे सुझाइए। तो उपाय क्या हो सकते हैं? उद्योगों के लिए जो बिजली की लागत है उसमें कमी किए जाए। श्रम कानूनों यानी कि जो लेबर एक्ट्स हैं, श्रम कानूनों सहित अन्य बाधाएं दूर करने की ज़रूरत है। यह भी ज़रूरी है कि सरकार यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता, जिसको एफटीए बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को जल्द अंतिम रूप दे। इससे देश के निर्यात में तेज़ी से वृद्धि होगी। यह भी ज़रूरी है कि निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए देश में नियामकी और कारोबारी माहौल भी सुधार किए जाएं। जीएसटी रिफंड की गति को तेज की जाए, जीएसटी का दायरा बढ़ाया जाए, साथ ही कर व्यवस्था को भी सरल व एकीकृत किया जाए, यानी कि इंटीग्रेटेड किया जाए। जिस तरह उत्पादों के निर्यात के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, उसी तरह सेवा के निर्यात के लिए भी नई योजना लाई जाए, जिसमें सेवा निर्यात से संबंधित वापस
जिससे सेवा निर्यात से संबंधित वापस न किए गए करों व शुल्कों को वापस किया जाना सुनिश्चित करना हो। ऐसी योजना से देश के सेवा निर्यातकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, सेवा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। यह भी जरूरी है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको SEZ बोलते हैं, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो विशेष आर्थिक जोन SEZ निर्यात उन्मुखी इकाइयों EOU, औद्योगिक नगर और ग्रामीण इलाकों में काम कर रही निर्यात इकाइयों से निर्यात बढ़ाने के विशेष प्रयत्न किए जाएं। निर्यातकों को सस्ती दरों और समय पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार द्वारा अन्य देशों की गैर शुल्कीय बाधाएं, मुद्रा का उतार चढ़ाव, सीमा शुल्क अधिकारियों से निपटने में मुश्किल और सेवा कर जैसे निर्यात वाली मुश्किलों से रणनीतिपूर्वक निपटना होगा। यह भी ज़रूरी है कि निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए देश में नियामकीय और कारोबारी माहौल में सुधार किया जाए। GST रिफंड की गति को तेज की जाए, GST का दायरा बढ़ाया जाए, साथ ही कर व्यवस्था को भी सरल और एकीकृत किया जाए। हाल में सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए जो 2 महत्वपूर्ण योजनाएं घोषित की हैं, उन पर तेज़ी से अमल निर्यात को ऊंचाई दे सकता है। इनमें से एक योजना निर्यात की संभावना रखने वाले सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों MSME को प्रोत्साहन देने के लिए उभरते सितारे किससे संबंधित है? MSME से योजना है। और दूसरी योजना रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम है। इसके तहत सरकार द्वारा आगामी 3 वर्ष तक 8,500 उत्पादों को तैयार करने वाले निर्यातकों को केंद्र, राज्य सरकार व स्थानीय निकायों को दिए गए कर का रिफंड दिया जाएगा। खास बात यह है कि ये बड़े से जो योजना है के तहत जो कर छूट दी गई है वे विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप हैं और इन पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकेगी। तो पूरे वीडियो का जो लब्बो लुआब है वो ये है कि निर्यात लक्ष्य की क्या चुनौतियां हैं और उसके क्या उपाय हैं। तो फिर से रिवाइज करें तो WTO का मानना है कि वैश्विक निर्यात में भारत की भागीदारी 2% से कम है। और इसका कारण क्या है, यानी कि हमारे निर्यात के सामने चुनौतियाँ क्या हैं। तो पहला परिवहन, अगला गुणवत्तापूर्ण जो वस्तुएं होती हैं उसका अभाव, घरेलू विनिर्माण की कमी, समन्वय यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो कंपनी है उनके बीच में समन्वय का अभाव। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विस्तार की समस्या है। फिर निर्यात के नए आधुनिक उत्पाद की पहचान की समस्या भी बनी हुई है। इसके अलावा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि का भी अभाव देखा जाता है। इसका बढ़िया वो जो PLI स्कीम है वो अमेरिका बढ़िया अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है अपने कुल GDP का 27%। भारत किन क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकता है, उनमें से एक है पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान जो होते हैं, फिर दवा, जो अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। रत्न व आभूषण क्षेत्र में भारत निर्यात कर सकता है। निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं, तो कारपोरेट टैक्स की दर को कम कर सकते हैं, PLI स्कीम्स को ला सकते हैं अच्छे, श्रम कानूनों को थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, FDI के नियम जो हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियम उसको सरल बनाएं, ढांचागत व्यवस्था में सुधार करें, बढ़िया रोड्स, पोर्ट्स, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज इन सब का निर्माण अच्छे से करें, और बिजली लागत को कम किया जाए, और अमेरिका, UAE, ऑस्ट्रेलिया इन सब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जाए, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, औद्योगिक नगर, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र जो हो सकते हैं उन सब का विकास किया जाए। ये कुछ उपाय हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।